आज के इस एपिसोड में हम हैं जनाब महबूब उस्मानी साहब के साथ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल RES के पद पे रहे। उसके अलावा आपने अपनी लगभग जिंदगी का बड़ा वक्त टीचिंग में गुजारा है, बच्चों को पढ़ाने में गुजारा है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में गुजारा है। और मैं खुद भी आपका एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ जिन्होंने काफी सारी चीजें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे सीखी हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस एपिसोड में। थैंक यू। तो मैं चाहता हूं कि इस छोटे से एपिसोड में बच्चे आपसे काफी सारी चीजें सीखें, जिसमें पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप साइकोलॉजी के भी माहिर माने जाते हैं। साइकोलॉजी है क्या? अदर साहब, जैसे दूसरे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट्स और साइकोलॉजी में एक बेसिक फर्क ये है, जैसे एक फर्क होता है एकेडमिक्स में और प्रोफेशनल में। एकेडमिक्स में जो आप नॉलेज लेते हैं वो दरअसल व्हाट का आंसर है, व्हाट। और प्रोफेशनल में जो ट्रेनिंगें होती हैं उनमें जो आप नॉलेज लेते हैं वो दरअसल हाउ का अंतर है, कैसे पढ़ाएं। उधर व्हाट, क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और उसको कैसे पढ़ाएं। अब जब हम बात करते हैं कैसे पढ़ाएं तो उसकी मेथोडोलॉजी होती है, और जब मेथोडोलॉजी होती है तो मेथोडोलॉजी इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइकोलॉजी, क्योंकि पेडागोजी के जितने भी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अच्छा। चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की नंबर्स ऑफ ब्रांचेस हैं। यहाँ हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी पर ही बात करूंगा। इसकी सैकड़ों डेफिनेशंस हैं, लेकिन सारी डेफिनेशंस का जो सार है, जो निचोड़ है ओवरऑल, वो ये है कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ मैं आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड बिहेवियर। साइकोलॉजी लिविंग बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करती है। ध्यान दें आप, मैंने ह्यूमन बीइंग नहीं बोला, लिविंग बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करती है। वो जानवर भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है, वो कायर भी हो सकता है, वो सिपाही भी हो सकता है, वो शासक भी हो सकता है। तो जहां तक बालक का सवाल है, ये तो ईश्वर की सुंदरतम रचना है। इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा मासूम, इससे ज्यादा पाकीज़ा, इससे ज्यादा निर्मल कोई रचना नहीं है। सफेद झक कपड़ा है, आप जो लिख देंगे वो परमानेंट है। अच्छा। क्योंकि वो तो मासूम है, बच्चा है। तो साइकोलॉजी जब किसी टीचिंग मेथड को बनाती है या उसके लिए, बच्चे के लिए उपयुक्त समझती है, तो बालक को केंद्र में रखती है। तो दूसरा गुण इसका हो गया कि चाइल्ड सेंटर्ड है हमारा एजुकेशन, और दुनिया के तमाम जो मेथड्स हैं वो भी चाइल्ड सेंटर्ड है। दूसरा सवाल ये है कि साइकोलॉजी को लर्निंग में कैसे डालें, अधिगम में कैसे डालें। पहले तो मैं आपको बताऊं कि 90% लोग ये नहीं जानते कि लर्निंग कहते किसे है। आमतौर से लर्निंग इसको कहते हैं कि टीचर ने कहा कि भाई मैं कल 20 तक के पहाड़े सुनूंगा, और बच्चा 20 तक के पहाड़े सुना देता है। तो स्कूल की भाषा में उसने लर्न कर लिया, लेकिन साइकोलॉजिकली वो लर्न नहीं है। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजी लर्निंग उसको मानती है कि द लर्निंग दैट कैन बी पुट इनटू बिहेवियर। ओके, वो जो बच्चे ने सुना दिया वो रटने के कारण था। रटने और मेमोराइजेशन में फर्क है। रटना तो ऐसा है कि आपने खाया 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 और जाके उल्टी कर दिया, वो ना चबाया गया, ना पचाया गया, ना उसका रस बना, ना शक्ति बनी। मेमोराइज में आपको लर्न करना पड़ता है,
और जब आप देखिए, किसी भी लर्निंग के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है नॉलेज, आपने जो पहाड़े सिखा दिए वो नॉलेज था। दूसरा स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग, आपने तो सिखा दिए, उसने अंडरस्टैंड किया भी या नहीं। ये कैसे सीखे, पता चल करेगा टीचर को कि उसने लर्न किया या नहीं, उसने अंडरस्टैंड किया या नहीं। इसके लिए उसे थर्ड स्टेज पर जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में डालता है वो पहाड़ों को, वो फिर भी सही है तो लर्न किया। और चौथा आखिरी स्टेज है स्किल। उसमें इतनी दक्षता आ जानी चाहिए कि वो उसका एप्लीकेशन ऑटोनॉमस हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। सॉरी, आप बच्चे को 20 रुपए दीजिए और उससे कहिए कि 13.5 रुपए का सामान ले। अब अगर वो सही 13.5 देता है और बच्चे हुए पैसे सही ले आता है तो वो लर्निंग में है, क्योंकि एप्लीकेशन में डाल के देख लिया। तो साइकोलॉजी के लर्निंग और बेसिक लर्निंग में यही फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि हम लर्निंग उसको मानते हैं, अधिगम कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, कि जो बाई एक्सपीरियंस आती है। और इस तरह जो लर्निंग आती है वो मेमोराइज भी होती है, परमानेंट भी होती है। किसी दूध पीते लैक्टेटिंग बेबी को आप माँ के पास छोड़ दीजिए जो खाना बना रही है, बच्चा जाता है जलते हुए कोयले को छू लेता है, रोने लगता है। उस लम्हे के बाद से पूरे जीवन फिर वो जलते कोयले को नहीं छुएगा। क्या हुआ? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अधिगम। ये प्योर फॉर्म है, बहुत अच्छा उदाहरण है साइकोलॉजी में अधिगम का, कि उसने करके सीखा। अदरवाइज आपको पेडागोजिकल मेथड अपनाना पड़ेगा कि जले हुए कोयले से हाथ जलता है, उस पर हाथ मत लगाया कीजिए। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बालक ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, बालक चाइल्ड सेंटर्ड है संसार का सारा एजुकेशन। और अगर आपको बालक को एजुकेट, यहाँ एजुकेट पहली बात तो ये कि शिक्षक कहते किसे, ये जो स्कूलों में हो रहा है ये तो लिटरेसी है। तो फिर एजुकेशन क्या है? एक्चुअली कादर साहब, एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम द क्रेडल, पालने से शुरू हो गई एंड इट गोज अप टू ग्रेव, कब्र तक चलेगी। कोई दिन मुकर्रर नहीं, कोई पल मुकर्रर नहीं, हर पल जो आप सांस ले रहे हैं एक एक्सपीरियंस हो रहा है, एक लर्निंग हो रही है, ये एजुकेशन है। Every learning that brings change into your behavior is a learning. I repeat it. Every experience that changes your behavior is a learning. हर वो अनुभव जिससे आपका व्यवहार चेंज होता है वो लर्निंग है। उर्दू में एक अच्छा शब्द है, मिल्लत के एक प्रोग्राम में मैंने सीखा, उसे तरबियत, लर्निंग है। और बदकिस्मती से हमारे स्कूल जनरली तरबियत से महरूम है। एक टाइम में नैतिक शिक्षा की कहानियां होती थी, बड़ा अच्छा असर पड़ता था। तो जब बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है कादर साहब, तो 2 फैक्टर उसमें काम करते हैं। पहला हेरिडिटी, द फैमिली ही बिलोंग्स टू, द फैमिली ही कम्स फ्रॉम, and the type of family he was born in. ये फर्स्ट फैक्टर है जो उसका पर्सनालिटी बिल्डिंग कर रहा है। सेकेंड एंड नॉट लीस्ट इज द एनवायरमेंट, what type of environment he lives, and most of his time he devotes in what type of environment, his friends, उसके मित्र कैसे हैं, what type of books he reads, what type of film he sees, what type of serial he generally watches on his mobile, his or her whatever the case may be. क्या देख रहा है, कहाँ रह रहा है, दादी नानी की कहानियां, मजहबी किस्से, दीनियात, मजहब, ये सब मिलकर लगातार बिना रुके सतत उसके अंदर कुछ सैक्रामेंट्स डाल रहे हैं। इसको यूं समझिए कि ये एक नदी बह रही है,
ये जिंदगी की नदी है। इस नदी की हर धार में पार्टिकल्स हैं। पानी के हर जर्रे में पार्टिकल है। ये पार्टिकल वही हैं, दादी नानी की कहानियां, किताबें, फ्रेंड, वंश, टीचर का माहौल, घर का माहौल, ये पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल बिन अनजाने में धीरे धीरे बिना शोर बचाए जम रहा है उसमें। 25 साल बाद पता चलता है नदी को कि यहाँ एक सख्त चट्टान है। व्हाट इज दिस रॉक? क्या है ये चट्टान? ये चट्टान उन्हीं सैक्रामेंट्स का धीमा और गतिहीन जमावड़ा है। उन्हीं एक्सपीरियंसेस का, उन्हीं कहानियों का, उन्हीं लर्निंग का, जो 25 का होते होते चट्टान बन गया। रेस्ट ऑफ द लाइफ में वो जो कुछ करेगा, जो कुछ बोलेगा, जो कुछ सोचेगा, यहां से सोचेगा। टीचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको वैज्ञानिक बना दे, वो चाहे तो उसको सांप्रदायिक बना दे, वो चाहे उसको पॉलिटिशियन बना दे, वो चाहे उसको हाफिज मुल्ला बना दे। बहुत डिपेंड करता है। ये बच्चे, ये इतनी बात मैंने इसलिए बताई कि हम चाइल्ड के इम्पोर्टेंस को समझें। चाइल्ड सेंटर्ड है वो। और अगर आप बच्चे को तालीम देने का दम्भ भरते हैं कि मैं बालकों को पढ़ाता हूं, तो नीचे उतर जाइए। क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आई टीचर्स फरीद इंग्लिश, आई टीचर्स इंग्लिश टू फरीद, there is a drastic difference between these two. In the second sentence I said I teaches English to Farid. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, फरीद comes later. तो मेरा बाप भी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता क्योंकि फरीद को तो लिया ही नहीं मैंने। इंग्लिश में तब पढ़ा पाऊंगा जब मैं फरीद को समझूंगा। फरीद को समझे बिना मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ा सकता। अब साइकोलॉजी में जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फरीद कहाँ खड़ा है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली ही कम्स फ्रॉम, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ही डिवोट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ये सब मुझे देखना पड़ेगा, फरीद को समझना पड़ेगा। और जब मैं फरीद को समझ जाऊंगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि यहां से शुरू करना है। आगे जाकर हम इसी को एटीट्यूड और एप्टीट्यूड कहने लगते हैं। ये बेसिक चीज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साइकोलॉजी का ये है कादर साहब। और जब ये सिद्धांत में सोचता हूं तो सिर झुक जाता है उस ऑलमाइटी के सामने। किस तरह का चित्रकार है वो, कैसी कलम है उसकी, अरबों खरबों 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 रचनाएं उसने कर दी और हर रचना दूसरी से भिन्न। हर रचना धरती की, ब्रह्मांड की दूसरी से भिन्न है। जमीन के दो कंकर भी एक जैसे नहीं, किसी वृक्ष की एक ही वृक्ष की दो पत्तियां एक जैसी नहीं है। और तो फिर इंसान तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह बालक भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो हर बालक अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है। तो हर बालक जब अलग अलग बालक है तो आप एक मेथड से सबको कैसे पढ़ा देंगे? इसलिए आपको हर क्लास के 3 डिवीजन करने पड़ेंगे और तीनों के लिए एक अलग मेथड लाना पड़ेगा। औसतन एक क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो हम एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ब्रिलियंट को आप नहीं पढ़ा सकते, वो होमवर्क करके आता है। डलर्ड को आप नहीं पढ़ा सकते, उनके पल्ले ही नहीं पढ़ा। आप सिर्फ एवरेज को पढ़ाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि डलर्ड ही रह जाएगा और ब्रिलियंट ही बना रहेगा। तो यहां पर भी फिर मेथोडोलॉजी आती है कि तीनों के लिए अलग अलग मेथड। इसके लिए टीचर का भी टीचर होना जरूरी है। आजकल दुर्भाग्य से मैं देखता हूं और क्षमा चाहता हूं कि जिसको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा वो टीचर हो जाता है। जबकि टीचर तो
आप एक बड़ी डिसाइसिव चीज है, समाज को बदल देने वाला फैक्टर है टीचर। आप 10 इंजीनियर में 10 गधे पैदा कर दीजिए, 2 पुल टूट जाएंगे और क्या होगा। डॉक्टरों में आप 50 गधे पैदा कर दीजिए, 150 मरीज मार देगा और क्या करेगा। लेकिन अगर टीचर्स गलत ले आए आप, तो क्रांतियां आ जाएंगी, समाज बिगड़ जाएगा, जहरीला हो जाएगा समाज। क्योंकि टीचर का दिया हुआ तो अल्लाह ही मिटाए, वरना वो नहीं मिटता। सफेद कपड़ा है वो, जिस उम्र में आपके पास आ रहा है 6 से 14 में, वो तो क्लीन स्लेट है, उस पर लिख दिया आपने जो अटल हो गया। तो आप सोचिए कि टीचर का पढ़ाया हुआ कितना इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ में वो पर्सनालिटी बिल्ड कर देगा। तो टीचर का टीचर होना भी जरूरी है। द वन हु डेयर्स टू टीच शुड नेवर सीज टू लर्न। जो पढ़ाने का दम भरता है ना, उसको खुद पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। जो लगातार पढ़ता है और जो महासागर है, तो अपने में से 2 मटके दे सकता है, लेकिन जो खुद ही गिलास है वो क्या देगा दूसरों। तो मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप छाती ठोक के क्लास में कह सकें कि पूछ। तो फिर टीचर्स ट्रेनिंग की जरूरत होती है। टीचर्स की ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि मैंने कहा ना 3 बैचेस बैठे हैं। अब यहां पर सवाल मैनेजमेंट का आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट कहाँ है। मैनेजमेंट तो खुद एक इंडिविजुअल चीज है। ये मैंने आपके सामने मैनेजमेंट की कैमरे पे दिख रहा है, ये मैनेजमेंट है। ये मैंने मैनेजमेंट की स्पेलिंग लिखी है। ये काय से बन रहा है? मैनेजमेंट, मैनेज से, MANAGE। जो मैनेज करता है वो मैनेजर है। मैनेज, मैनेजर और मैनेजमेंट। अब मैनेज कौन कर सकता है? ये देखिए MAN, मैन, फिर इंडिविजुअल आ गया, हर मैन अलग है। अब मुझे डलर्ड को पढ़ाना है और मैं मैन हूं और हर मैन अलग है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, ये क्या है मी, मैं क्या हूं। क्या मैं इस सेक्शन के लिए फिट हूं या मैं उस सेक्शन के लिए फिट हूं, या जो टॉपिक और सब्जेक्ट मुझे दिया जा रहा है मैं उसका मास्टर हूं। समझ रहे आप? तो एंटायर सिस्टम को बदलना पड़ेगा, जो फिलहाल जिसके कोई चांस नहीं दिख रहे। दुर्भाग्य से एजुकेशन पॉलिटिक्स का शिकार है आजकल। और जब तक ये शिकार रहेगी तब तक ये चीजें जो होनी चाहिए साइकोलॉजिकली वो होती दिख नहीं रही। अच्छा, एक सवाल मेरा साइकोलॉजी से रिलेटेड ये है कि एक तो 10-12 तक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ता है। 11th में मोस्टली CBSE RBSE में साइकोलॉजी आ जाती है। कोई बच्चा जो एक अलग सब्जेक्ट से, जैसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, उसने बैचलर मैथमेटिक्स से की है, साइंस से की है, वो अपनी पढ़ाई को इनहेंस करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए बहुत शॉर्ट में साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो उसका पाथवे क्या होगा? जैसे एक तो BSc साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी, वो पूरा अलग हो गया। मगर मैं चाहता हूं कि मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, तो मैं चाहता हूं 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में साइकोलॉजी सीखूं, तो उसका पाथवे क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आप 10th क्लास से शुरू कर दें साइकोलॉजी किताबें पढ़ना। अच्छा, लेकिन कादर साहब इसमें और दूसरे सब्जेक्ट में एक फर्क है। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी कम है। ओके, हाँ, इसकी बहुत बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं। उन लेबोरेटरीज में हम सिचुएशन पैदा करते हैं, वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल की होती हैं। रिसर्च नहीं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल की होती हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन। ठीक है, मान लीजिए मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सामाजिक ज्ञान के टीचर्स चुनना है, और आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि सर इंटरव्यू आप लेंगे। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, कंट्रोल्ड सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में होगी। मैं एक बहुत बड़ा हॉल लेता हूं,
जैसे वाचनालय पुस्तकालय में होता है, और उसमें 2 किताबें हिस्ट्री की डालता हूँ, 2 किताबें इंग्लिश की कहानियों की डालता हूँ, 2 फिल्मी पत्रिकाएं डालता हूँ, 2 जासूसी नावल डालता हूँ, कुछ गणित के फार्मूला डालता हूँ, डिफरेंट वैरायटी डालता हूँ। तो किसी को कुछ पता नहीं, बच्चे आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से 4 में वो पढ़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं 2 जोड़ी आंखें या 4 जोड़ी आंखें उनको बराबर ऑब्जर्व कर रही हैं। 5 बजे हमें ये पता हो जाता है कि किसने हिस्ट्री को पढ़ा था, किसने इंग्लिश को पढ़ा था, कौन फिल्मी चाट रहा था। तो 5 बजे हम ये कह सकते हैं कि फलां की अभिरुचि ये है। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड सिचुएशन होती हैं साइकोलॉजी। ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप हिस्ट्री की तरह पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, आप बेसिक समझ लेंगे। अभी मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ। इसमें से हर बात के ऊपर एक इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस बोला तो 2 मिनट में सब बोल दिया, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस पे इतनी मोटी किताब होती है। ये इतना बड़ा टॉपिक है। अच्छा, अगर कोई इसी में करियर बनाना चाहे तो आपको लगता है कि बीएससी एमएससी साइकोलॉजी करने के बाद करियर है? बिल्कुल करियर है, जबरदस्त करियर है। आज 800 मरीजों पे एक डॉक्टर है एमबीबीएस, 800 पे एक, और 18,000 पे एक भी साइकोलॉजिस्ट नहीं। दिमागी डॉक्टर ढूंढने जाइए जयपुर में 3 या 4 नाम आएंगे कुल, बाकी के 3-4 हजार आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की भी जरूरत नहीं है, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग होती है, उसमें मेडिसिन वगैरह सब आ जाती है, बाकायदा ट्रीटमेंट बताते हैं उसमें। एक कंसल्टेशन साइकोलॉजी होती है, काउंसलिंग जिसमें होती है, उसमें जैसे मैं काउंसलिंग का आदमी हूँ, हम कुछ हमारे पास मेथड होते हैं कि हम, जैसे मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं तो आपके अंदर क्या है, व्हाट इज देयर विद इन यू, वो हम निकलवाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रति ईमानदार होकर जवाब दें। तो फिर उसके हमारे पास समाधान होते हैं कि भैया ये करो, इसको इग्नोर करो। तो बहुत सारे सीखे हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम उसकी दूसरे सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेंगे। इसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन तक तो जनरल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें प्रैक्टिकल्स बहुत हैं, प्रैक्टिकल बहुत है, और अच्छा, ये प्राइवेट होती भी नहीं है। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई स्पोर्ट्स सेंटर होता है जो बेसिकली बच्चे के डेवलपमेंट जोन की तरह ही देखा जाता है, एजुकेशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, या हमारे मोहल्लों में एरियाज है, तो आपको लगता है कि वहाँ साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और वो कैसे हेल्प करेगा अगर आपके नजरिए से देखें? जैसे आप पर्टिकुलर एरिया बताएं। स्पोर्ट्स में कोई एकेडमी है जहाँ बच्चे 4 घंटे रोज गुजारते हैं? सर, आप जाहिर है आप ये देखना चाहेंगे कि किसकी रुचि कौन से खेल में। नहीं, बच्चे के डेवलपमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट बैठ के, अलग से रूम है वहां पे साइकोलॉजिस्ट का, तो वो कैसे हेल्प करेगा? या देखिए, साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में हेल्प नहीं करती। अगर आपको किसी बच्चे के स्पोर्ट्स में कोई साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी नजर आती है, वहां से साइकोलॉजी शुरू होती है। जैसे ये कि आप एक बच्चे को फुटबॉल खिला रहे हैं और वो मुंह बनाता है जब आप पहुंचाते हैं, या बैडमिंटन खिला रहे हैं और वो खेलना नहीं चाहता। फिजिकल डेवलपमेंट जो है ना, ये जिम और एक्सरसाइज और खेल कूद, वहां साइकोलॉजी का काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी। तो आपको कहीं बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी नजर आती है, वहां साइकोलॉजी आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, जिसको पैरा साइकोलॉजी कहते हैं। पैरा साइकोलॉजी मतलब कि एक इंसान किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, या लोगों को ये बताता है कि मुझे रात में आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ आता जाता दिखता है, या मुझे अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं, या मुझे कोई सामने खड़ा हुआ दिखता है। तो इसको एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हैं? ये एग्जिस्ट करता है। देखिए, आपका नाम कादर है, कुरान पाक की दूसरी सूरह बकरा, और इसका पहला ही पैराग्राफ, इसका पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ये किताब उनके लिए है
कि जो गैब पर ईमान लाए, तो खुद अल्लाह का एग्जिस्टेंस गैब है। कुरान खुद कह रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को लेकर हजारों साल से जो बातें हम कर रहे हैं, जो अकीदे हमने घड़ लिए हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो तो गैब है। कौन दावा कर सकता है कि वो ऐसा है? गैब की डेफिनेशन, दैट कैन नॉट बी नोन, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता, अज्ञात। तो आप कैसे उसके बारे में कह सकते हैं यूं है और यूं है और यूं नहीं है? वो तो गैब है। तो आपका सवाल है पैरासाइकोलॉजी। हाँ, ये ये गैब है जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप काउंसलर हैं, मैं आपके पास हेल्प लेने आता हूँ कि सर मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ मुझे दिखता है, या अजीब अजीब सी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप मेरी कैसे हेल्प करेंगे? मैं आपका बैकग्राउंड चेक करूंगा, और देखिए इसमें क्या क्वेश्चनेयर होते हैं बेटे। मतलब ये एक मेंटल डिसऑर्डर या बॉडी में बिल्कुल, किसी बिल्कुल, विटामिन की कमी, इसके बिल्कुल इससे भी हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है। ये पेट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, माइंड की तो है ही है। अगर किसी दिन आपको खाना नहीं पचा और बुरी तरह से गंदे गंदे डकारे आ रही हैं, आपको उस दिन बहुत बुरे ख्वाब आएंगे। अच्छा। बाकी अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए इसकी 6 विधियां होती हैं हमारे पास। ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए हम एक क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं, जो जाहिर है आप मुझसे अचानक बोल रहे हैं तो मेरे पास नहीं है अभी। तो एक क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं हम उसको स्टडी करने के बाद, और उन क्वेश्चनेयर के बल पर हम उसका जो विद इन सेल्फ है, जो उसका इनर सेल्फ है, वो निकलवाते हैं। पहली विधि इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन। पहली शर्त, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब टू लुक इनटू, यानी मैं खुद ही अपने अंदर देखूं। ये तभी चल पाएगी जब आप पूरी तरह ईमानदार होकर जवाब दे रहे हैं, चाहे आपने दुनिया का सबसे जलील काम कर रखा हो। तो ईमानदारी पहली शर्त है, इंट्रोस्पेक्शन, टू लुक इनटू। क्या आप ये करते हैं? यस सर। ये कब से है? यस सर, है ना। तो एक क्वेश्चनेयर के बल पे हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन में अगर वो ईमानदार है तो 50% इलाज उसका वहीं हो गया, क्योंकि उसने एडमिट कर लिया। प्रॉब्लम उन मरीजों को आती है जहां वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा वो लर्न क्या करे? अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजों में देखा, अगर आपके साथ कोई पास्ट ट्रॉमा है, या मान लीजिए आजकल के यूथ ब्रेकअप हो गया, या कहीं शादी करना चाहते थे वहां शादी नहीं हुई, या नीट का एग्जाम देना चाहते थे क्लियर नहीं हुआ, अब लोग ये कहते हैं कि तुम इसको एक्सेप्ट करो। तो वो एक्सेप्टेशन इतना अहमियत क्यों रखता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वो मूव ऑन कर जाता है एक्सेप्ट करने के बाद? ये क्या है सामने? दीवार। जी, ये दीवार एक सच है, ठीक है। मुझे ट्रॉमा है कि ये समंदर है, पानी की लहरें, है ना, एल्यूजन। जी। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जब व्हीकल चलाते हैं तो बताते हैं यार पानी भर रहा है, जबकि उस सड़क पे पानी नहीं होता है। तो दीवार सच है और मेरा जो एल्यूजन है वो झूठा है, लेकिन आपके लिए झूठा होगा, मेरे लिए तो वो अंतिम सच है। तो मैं अपने सच को जब दीवार से टकराऊंगा तो अंत में कौन टूटेगा? एल्यूजन, क्योंकि वो तो सच है। तो मेरे एल्यूजन का टूटने का मतलब मेरा डिप्रेशन। ये लाइफ की हर वॉक पे लागू होता है। मैरिड लाइफ ले लीजिए आप, एक 18-20 साल की बच्ची को ब्याई है, ये इतनी टेंडर एज है कादर कि वो बड़े खूबसूरत ख्वाब देखती है। इतना हैंडसम, टॉल एंड डार्क की हस्बैंड होगा, स्टाउट होगा, माचो मैन होगा, 10 बजे ऑफिस जाएगा, 5 बजे आएगा, मैं घर ऐसे सजाऊंगी, यहाँ टीवी रखूंगी, वहां ये रखूंगी, अपनी सास को माँ मानूंगी, सोने से पहले पैर दबाऊंगी, वीकेंड पे बाहर जाके खाना खाएंगे। ये सतरंगे सपने उस बच्ची के दिमाग में चल रहे हैं और वो सच है।
दुनिया की हर बच्ची सोचती है। ये बच्ची का सच है। किस्मत उसे जहां ले जाती है वहां दारूड़ा पति मिलता है, एक कर्कशा सास मिलती है, नियत खराब देवर मिलते हैं। वो उसी दिन से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका सच दीवार से टकरा रहा है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर ले या अपने सच को कबूल कर ले, और यही हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर वो कबूल कर लेगी तो फिर मूव ऑन। वो कबूल कर लेगी तो काफी हद तक दूसरा रास्ता ढूंढेगी और खुश होने का, उसी इल्यूजन में चले जाएगी। और अगर वो टकराती रही तो टूटना उसे है, क्योंकि वो तो दीवार है ना। अच्छा, एक मैंने रिसर्च देखी थी, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। वो क्या करते हैं कि 50 इंडिविजुअल को 25-25 को अलग अलग रूम में बिठाते हैं, सबकी उंगलियों पर हथौड़ा मारते हैं, सबके ब्लीडिंग होती है, पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है। उस 25 कमरे में जो लोग हैं उनको सिर्फ पेन किलर बता के शक्कर की गोली दी जाती है, इधर वालों को पेन किलर दी जाती है। 8 घंटे बाद देखते हैं तो इफेक्ट सेम होता है। तो वो ये बताते हैं कि मेंटली हार्मोन ऐसे निकले जिन्होंने हील किया। तो आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं सहमत हूं मैं, 100% तो नहीं, लेकिन 75% काम करता है। अच्छा, उसी रिसर्च में मैंने ये देखा कि जिसने वो करी उसने ये बताया कि डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। जो बड़ी डिजीजेज होती हैं, कैंसर, एड्स, ऐसे पेशेंट को खुल के नहीं बताएं कि आपको ये बीमारी है, बट डॉक्टर बताते क्यों है फिर? किसी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो कबूल करेगा ना। अच्छा, वो ट्रीटमेंट भी उसी संजीदगी से लेगा। बेसिकली ट्रीटमेंट की वजह से वो ऐसा करता है। हाँ बिल्कुल, उससे सच को छुपाने का मतलब उसकी साथ दुश्मनी है। और अभी आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकल हीलिंग होता है क्या? तो होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूं। दुनिया में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? इंग्लिश का नहीं पूछ रहा, अरबी का भी नहीं, संस्कृत का। वो है मैक्स मूलर, जर्मन का। अपने वक्त का इंटेलेक्चुअल सिग्नेचर है। तो जिस वक्त मैक्स मूलर था, यहां पर शंकराचार्य था साउथ में। दोनों अपने अपने इंटेलेक्चुअल जाइंट थे अपने अपने सब्जेक्ट्स पर। इस स्तर के जो लोग होते हैं वो बात कम करते हैं, सोचते ज्यादा है। शंकराचार्य का एक तरीका था कि वो 11 बजे एक दरबार लगाते थे, तख्त पे बैठ जाते थे, सामने भक्त होते थे, समस्याएं आती थी, समाधान जाता था। इस दरबार में 2-3 साल से मैक्स मूलर आ जाता था। लर्निंग लाती है उससे। और वो कुछ नहीं करता था, बस चुप बैठा देखता रहता था उनके एक्टिविटीज। तो एक दिन एक बुढ़िया आई, रो रही, शंकराचार्य के पैर पकड़े, कहने लगे सर मेरी एक समस्या है, मेरा 14 साल का बच्चा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। मेरे गांव और उसके स्कूल के बीच में घना जंगल है, सुनते हैं उसमें जंगली जानवर भी हैं। तो वो बच्चा डरता है और अब उसने जाना ही छोड़ दिया है। तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल गंवार हो जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं? तो वो ये उम्मीद लेकर आई थी कि शंकराचार्य कोई उसे मंत्र दें डर का, भय को भगाने का। तो शंकराचार्य उसे देते हैं। वो कहते भाई कितनी दूर है? पता चला साहब 1.5 किलोमीटर है। तो हिसाब लगा लोगों के, कहते हैं कि सब ये 250 बार ओम, जब ये घर से रवाना हो, वो जंगल क्रॉस करे तो ओम 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 250 बार करे। वो 2 दिन बाद आके मुझे बताओ। 2 दिन बाद औरत आई, पैरों में पड़ गई, तो सब चमत्कार हो गया, निडल। ऐसे आता है खेलता कूदता। मैक्स मूलर सुन रहा है, कंट्रोल्ड सिचुएशन क्रिएट की उसने जर्मनी जाके। मैंने कहा ना कंट्रोल्ड सिचुएशन क्या होती है। उसको भी मिल गया एक बालक ऐसा। उसने मंत्र दिया जर्मन बच्चे को कि भाई जब तू घर से निकले तो जंगल में टॉम 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 250 बार पड़ा।
संजीदगी से पढ़ा पूरी आस्था के साथ, उसको भी नहीं लगा। तो ओम एंड टॉम प्लेड द सेम रोल विद द सेम इंटेंसिटी। दिस इज व्हाट वी कॉल द हीलिंग। इसको हम हीलिंग कहते हैं। जो साइकोलॉजिकल हो रहा है, जो उसको ओम से हो रहा था, वो इसको टॉम से हो रहा है। तो ये हीलिंग करती है काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वेलकम। कुछ चीजों का सलूशन लोगों के लिए भी किया और मेरे लिए भी किया। अगले एपिसोड में हम चाहेंगे कि इंग्लिश कैसे बच्चे सीखें, इंग्लिश स्पोकन के बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वेलकम। एपिसोड में।